वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 21 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेब्रा स्काई डिस्क के बारे में है। सबसे पहले इसके पहले कि हम बात करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप समझ लीजिए कि ये नाम इसे क्यों दिया गया है। नेब्रा एक लोकेशन है जो जर्मनी में है, ठीक है। वहां पे हमें एक डिस्क नुमा आकृति मिली है जिसमें स्काई को डिपिक्ट किया गया है। तो चूंकि ये डिस्क नेब्रा में मिली है इसीलिए इसे नाम दिया गया है नेब्रा स्काई डिस्क। अभी जो लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम है वहां पर इसे डिस्प्ले किया जाएगा। काफी पुराना ऑब्जेक्ट है ये। वहां का एक एग्जीबिशन है जो फरवरी 2022 में खुलने वाला है, वहीं पर इसे एग्जिबिट करेंगे। नेब्रा स्काई डिस्क माना जाता है कि 3600 साल पुराना है, ब्रोंज एज से बिलोंग करता है। स्टार्स के बारे में उस समय लोग इतने अवेयर थे या क्यूरियस थे और उन्होंने इस संबंध में कोई एक डिस्क भी बना डाली। यह अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये जो डिस्क है इसका डायामीटर 30 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर ब्लू ग्रीन एक लेयर लगाई गई है जिसे आप पैटिना बोल सकते हैं, काइंड ऑफ लेयर आप कह सकते हैं, जिसमें गोल्डन कलर में कुछ सिंबल्स हैं, एक सन, एक मून, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फुल मून हो और ये एक हाफ मून हो, बट ऐसा लग रहा है कि ये सन होगा। इसके अलावा कई सारे स्टार्स को यहां पे डिपिक्ट किया गया है। काइंड ऑफ कॉस्मिक फेनोमेना डिपिक्ट किया गया आज से 3600 साल पहले एक डिस्क पर। डिस्क ये जो है वो 1999 में जर्मनी में हमें मिली थी और इसे 20th सेंचुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में से एक माना जाता है। जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जब इसे बरी किया गया है तो किसी रिचुअल के फॉर्म में बरी किया गया होगा, बिकॉज केवल ये डिस्क ही बरी नहीं की गई थी बल्कि इसके साथ दो बहुत ही प्रेशियस शोर्ड यानी कि तलवारें थी, दो कुल्हाड़ियां थी, दो स्पाइरल आर्म्स रिंग्स थी और दो ब्रोंज के चिसल थे। चिसल यानी कि वो छिन्नी जिससे हम पत्थर में छेद करते हैं या गढ़ाई का काम करते हैं। जर्मनी के नेब्रा में इसे खोजा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि भगवान को डेडिकेट करके इसे बरी कर दिया गया होगा। वर्तमान में जो इसकी कीमत बताई जा रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $11 मिलियन। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस डिस्क से सिमिलर एक दूसरी डिस्क भी होगी जो कहीं और बरी की गई होगी। हमें अभी वो मिली नहीं है, मे भी आने वाले समय में हमें वो डिस्क भी मिल जाए। अब इस नेब्रा स्काई डिस्क का सिग्निफिकेंस क्या है? काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है ये 20th सेंचुरी की। उस समय जर्मनी की इस लोकेशन पे यूनाइटिस कल्चर हुआ करता था। 1600 BC के आसपास की हम बात कर रहे हैं, यूरोप के कई सारे रीजन्स में। तो जो ये कल्चर था ये ब्रोंज एज कम्युनिटीज का कल्चर हुआ करता था। ये कम्युनिटीज सेंट्रल यूरोप में कई सारी जगहों पे रहती थी, लाइक बोहेमिया, बवारिया, साउथ ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न पोलैंड। तो ये आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भास्करा बड़ा के बारे में है। ये एक कैलेंडर है। आसाम की सरकार ने यह कहा है कि अब वो इस कैलेंडर को एक ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में यूज करेंगे। अभी तक आसाम की सरकार जो सक कैलेंडर है इसके अलावा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर मॉडर्न साइंटिफिक कैलेंडर है और सक कैलेंडर वो कैलेंडर है जिसका इस्तेमाल इंडिया ऑफिशियली करता है। भास्करा बड़ा की बात करें तो इस कैलेंडर के मुताबिक जो एरा की शुरुआत मानी जाती है वो 7th सेंचुरी में वहां के एक लोकल रूलर थे, नाम था भास्कर वर्मन। जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो उसी दिन से इस कैलेंडर को शुरू माना जाता है। जो भास्करा बड़ा है वो भास्कर वर्मन के कामरूप किंगडम के शासक बनने के साथ स्टार्ट होता है। कामरूप किंगडम, उसकी लोकेशन अभी मैं आपको दिखाता हूं। फर्दर मैं बता दूं, हर्षवर्धन के समकालीन थे और उनके बहुत अच्छे पॉलिटिकल अलाई भी थे। यहां पर देखिए, इस मैप में आप देखिए, ये है कामरूप किंगडम। ये कन्नौज है, यहां पे हर्षवर्धन का राज्य हुआ करता था। ये गौड़ है जहां पे शशांक का शासन हुआ करता था। अब चूंकि ये दोनों पड़ोसी थे, हर्षवर्धन और गौड़ का शशांक, तो दोनों लोगों में दुश्मनी होती थी। अब ये इनके पड़ोसी हैं तो इनकी दुश्मनी होगी, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो कन्नौज और कामरूप बढ़िया अलाई हुआ करते थे। भास्करा बड़ा कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में 593 साल का गैप है। भास्कर वर्मन की बात करें तो ये वर्मन डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले एक शासक थे, कामरूप किंगडम के राजा थे। ये काफी एडवांस किंगडम था। ऐसा माना जाता है कि आसाम का पहला हिस्टोरिकल किंगडम था जो काफी ताकतवर भी बना। इनका नाम चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम
जुआनजांग, जिनको आप फेनसांग भी बोलते हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में मेंशन किया है। फर्दर वो जब हर्षवर्धन के समय में आए थे तो उन्होंने कामरूप किंगडम को भी विजिट किया था। दोनों ही दोस्त हुआ करते थे, मतलब कन्नौज और ये कामरूप। तो हर्षवर्धन ने इनका असिस्टेंस लिया था जब वो शशांक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए मामला कुछ ये था, यहां पर देखिए, पहले हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, वो राजा बने कन्नौज के। उन्होंने अपनी बहन राज्यश्री का जो विवाह है वो मुखारी राजा से किया। यहां पर उनका शासन हुआ करता था। उन्होंने जो मुखारी में यहां पे राजा थे उनसे अपनी बहन का विवाह कर दिया। तो मुखारी के जो राजा थे उनका नाम था ग्रहवर्मन। लेकिन हुआ ये कि मालवा का जो राजा था, मतलब ये मालवा यहां पे है, मालवा का जो राजा था देवगुप्त, उसने अटैक किया मुखारी किंग के ऊपर और इनको मार दिया। इस तरीके से उन्होंने राज्यवर्धन के जीजा को मार दिया और उनकी बहन को बंदी बना लिया। अब ये बात राज्यवर्धन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो उन्होंने मालवा के ऊपर अटैक कर दिया और मालवा को डिफीट भी कर दिया, उनकी टेरिटरी को जीत लिया, मालवा को जीत लिया। जो शशांक है, मतलब ये गौड़ का राजा, वो विजिट करता है राज्यवर्धन के राज्य में, ये बोल के कि हम आपके फ्रेंड हैं। लेकिन उसने एक सीक्रेट अलायंस कर रखा था यहां मालवा के साथ, और जब वो यहां पहुंचता है तो वो धोखे से राज्यवर्धन को मार देता है। जब इस बात की जानकारी हर्षवर्धन को लगती है तो उनकी उम्र महज 16 साल थी। वो अपनी आर्मी लेकर अटैक करते हैं शशांक के ऊपर। यद्यपि वो उसे कैच नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, वो भाग जाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गौड़ का है उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और उनके इस मिलिट्री एक्सपीडिशन में उन्हें मदद मिली कामरूप से। तो हर्षवर्धन और कामरूप के जो राजा थे वो आपस में बहुत अच्छे अलाई हुआ करते थे। तो ये पूरी स्टोरी है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मार्तंड सन टेम्पल के बारे में है। हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी इस टेम्पल को विजिट किया। ये हिल टॉप पर सिचुएटेड है। कोणार्क और मुधेरा का जो सन टेम्पल है ये उससे भी ज्यादा पुराना है। ये टेम्पल आपको अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर मिलेगा, जम्मू कश्मीर यूटी में। मार्तंड सन टेम्पल इसे पंडुआ लैडान भी कहा जाता है। हिंदू टेम्पल है, भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। 8वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। वहां पर कारकोटा डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे। इनफैक्ट वो 3rd रूलर थे इस डायनेस्टी के। नाम था ललितादित्य मुक्तापिडा। 8वीं शताब्दी में इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। माना यह जाता है कि 725 से 756 के बीच में इसे बनवाया गया। मार्तंड एक्चुअली में एक दूसरा नाम है, सूर्य का पर्यायवाची है। अब तो खंडहर बचा हुआ है, सिकंदर शाह मीरी ने इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जनरल असेंबली के बारे में है। इसकी 4थी जनरल असेंबली अभी 18 से 21 अक्टूबर के बीच में हो रही है, मतलब आज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो जनरल असेंबली होती है एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएसए की। यहाँ पर सभी मेंबर देश अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं, जैसे कि आईएसए का फ्रेमवर्क क्या होगा और बाकी के देश आईएसए के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, वो इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो मीटिंग है ये हर साल होती है और यहाँ पे जो भी आईएसए के प्रोग्राम्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, सोलर एनर्जी के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कॉस्ट और स्केल को कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे वो बातचीत करते हैं। हाईलाइट क्या रही, जो आईएसए है वो कुछ की इनिशिएटिव पे बात करता है इस असेंबली में, जो 4थी असेंबली है। बात हुई ओसो वॉक पे। ओसो वॉक हमने डिस्कस किया था 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, जिसमें एक कॉमन ग्रिड हम लगाएंगे, क्योंकि सन कभी सेट नहीं होता ना, कभी जाता नहीं है, तो सोलर एनर्जी पूरे जिस भी रीजन में एक ग्रिड लगाई जाएगी, जैसे इंडिया को सेंटर में रख के साउथ ईस्ट एशिया, इधर मिडिल ईस्ट और देन अफ्रीका, वहां तक फ्लो करेगा। 1 ट्रिलियन का सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप तैयार किया गया है। 2030 तक हमें इस सेक्टर में 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है और ब्लेंडेड फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी को भी डेवलप करना है, अप्रूव करना है। ब्लेंडेड फाइनेंशियल में देखिए होता क्या है कि हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार के फाइनेंस को गैदर करते हैं एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, जो भी हम मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं उसके लिए। जो आईएसए की मेंबर कंट्रीज हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे अगले 5 सालों के लिए इस असेंबली में। आईएसए की बात करें तो 2015 में लॉन्च किया गया था। 122 से ज्यादा देश इसका हिस्सा हैं। ये इनिशिएटिव लिया था इंडिया ने। इसमें यूजुअली वो देश हैं जहां पर सोलर एनर्जी अच्छी पड़ती है, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के देश। इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन IASPA के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका सेक्रेटेरिएट हरियाणा के गुरुग्राम में है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी को पैदा करें और हमें 1000 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना है सोलर एनर्जी के सेक्टर में 2030 तक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करें इफिशिएंट तरीके से, बिकॉज ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। देखिए इस टॉपिक पर 2016 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था।
कि जो ISA है ये UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो था 2015 में वहाँ लॉन्च किया गया, और दूसरा है कि इस अलायंस में UN के सभी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसी कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने इसे इनिशिएट किया था, बट ये गलत है, सभी लोग इसका हिस्सा नहीं है। वन ओनली विल बी द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुवा रिगपा के बारे में है। UGC ने अभी ये कहा है कि बैचलर डिग्री ली जा सकती है सुवा रिगपा में, मतलब बैचलर ऑफ सुवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स होगा, 5 साल का कोर्स होगा, +2 जिसने कर लिया है वही इसमें एडमिशन ले सकता है। सुवा रिगपा को आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, वेल डॉक्यूमेंट मेडिसिन का सिस्टम है। तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, चाइना, नेपाल, इंडिया का हिमालयन रीजन और सोवियत यूनियन का जो पिछला कुछ हिस्सा था जो बचा हुआ रेमिनेंट है, वहाँ पर इस जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थियरी और प्रैक्टिस जो होती है मोर एंड लेस आयुर्वेद से मिलता जुलता मेडिसिन सिस्टम है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके ट्रीट किया जाता है। युथोग योनतेन गोम्पो तिब्बत से जो थे, उन्हें ही फादर ऑफ सुवा रिगपा के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के बारे में है। इंडिया की रैंक 113 देशों में 71वीं है। इसे रिलीज किया जाता है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा। यहाँ पर इन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है कॉर्टेवा एग्री साइंस से। 2021 इसका 10th एडिशन था। हर साल पब्लिश किया जाता है इस रिपोर्ट को। पता करते हैं कि फूड सिक्योरिटी किस देश में कैसी है। कुछ फैक्टर्स संज्ञान में लिए जाते हैं, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी, खाना सस्ता है या नहीं, अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल है या नहीं, क्वालिटी एंड सेफ्टी, जो खाना मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, और नेचुरल रिसोर्सेस और रेजिलियंस कैसे, रेजिलियंस मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऐसे नहीं कि उसकी वजह से फूड क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है, और रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। 58 यूनिक इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और इनकम, इनको संज्ञान में लिया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जो गैप्स हैं हम उन्हें फुलफिल करें और जीरो हंगर का जो टारगेट है 2030 तक का, उसके लिए हम काम करें। यहाँ पर की फाइंडिंग्स में कुछ देश टॉप पर हैं, जैसे कि आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और US। इनकी रैंक देखिए, आपसे पूछेगा नहीं UPSC की यहाँ कितने पॉइंट्स मिले हैं। इंडिया को 71st पोजीशन मिली है, ये जानते रहिए, 113 देशों में ये भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायो इकोनॉमी के बारे में है। इसके पहले कि हम कॉन्टेक्स्ट समझे, मैं आपको बता देता हूँ कि बायो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब आप समझते हैं, समथिंग दैट इज बायोलॉजिकल, मतलब लिविंग थिंग्स। वो प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल हम इकोनॉमी में करें, दैट्स बायो इकोनॉमी। बहुत सिंपल है ना। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का बायो इकोनॉमिक हब बनाएंगे। मेगा डाइवर्सिटी रिच जोन है हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन, और दुनिया की 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से भी एक है। मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, हम उसका इस्तेमाल इकोनॉमी में कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बायो इकोनॉमी को डिफाइन किया गया है कि बायो इकोनॉमी क्या है। ये है प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और कंजर्वेशन किसका, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का। क्यों? ताकि हम इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज दे सकें। कहाँ पर? सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स में, ठीक है। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं बायो इकोनॉमी में? वो बायोलॉजिकल रिलेटेड नॉलेज हो सकता है, साइंस हो सकता है, टेक हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है। ये सभी रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं बायो इकोनॉमी में। बायो इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो GDP में इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 2.7%। और हमारा टारगेट ये है कि हम बायो इकोनॉमी का जो साइज़ है वो $150 बिलियन तक लेकर जाएंगे। वर्तमान में ये $70 बिलियन है, और ये टारगेट हमें 2025 तक मीट करना है। इस संबंध में सरकार प्रयास क्या कर रही है? सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था बायोटेक किसान, 2017 में आया था। प्लान बड़ा सिंपल था कि हम साइंटिस्ट को फार्मर्स के साथ लिंक करेंगे, वो उनको बताएंगे कि वो साइंटिफिक खेती कैसे कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का ये इनिशिएटिव था, जो साइंस की लेबोरेटरीज हैं, फार्मर्स तक उनकी रीच को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा एक इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IBSD। मणिपुर में, इम्फाल में 2001 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का ही है। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो रिच बायो रिसोर्स है नॉर्थ ईस्ट रीजन के, हम देखें कि हम उनका इस्तेमाल बायोटेक में कैसे कर सकते हैं, बायो इकोनॉमी में कैसे कर सकते हैं। रिविजन कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है नेब्रास्काई डिस्क, 3600 साल पुराना है, ब्रोंज इससे बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। मार्तंड सन टेम्पल उड़ीसा में है, बिल्कुल गलत है, जम्मू एंड कश्मीर UT में है। ISA 2010 में लॉन्च हुआ, सेक्रेटेरिएट पेरिस फ्रांस है, बिल्कुल गलत है। 2015 में लॉन्च हुआ, सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम है, हरियाणा का। बायोटेक किसान साइंटिस्ट फार्मर पार्टनरशिप है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही है। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इसे रिलीज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ही गलत है। अभी हमने इसको डिस्कस किया कि इसे इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, जो कि लंदन में बेस्ड है, वो रिलीज करते हैं।
सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। 1,20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिए, रिवाइज करिए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।